आज दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए तो कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे आसपास दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि आज दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है जो आज से 20 साल पहले एक्सपेक्ट कर पाना भी नामुमकिन था, लेकिन आज वो सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले भी कोई आपको बोलता कि चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका को हरा सकते हैं, इसकी मोनोपोली को कम कर सकते हैं, तो इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि इस वक्त अमेरिका बहुत बड़ी ताकत थी, या फिर ये कह लें कि हम इसको समझते थे। लेकिन आज 2026 में अमेरिका चाइना या रशिया से नहीं बल्कि ईरान से हारता नजर आ रहा है। वो ईरान जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना बड़ी नेवी और ना कोई बहुत ज़्यादा एडवांस हथियार। लेकिन इस सब के बावजूद आज अमेरिका की शिकस्त बिल्कुल साफ नज़र आ रही है और अमेरिका के जितने भी पुराने इत्तेहादी हैं वो सब इसको छोड़कर भाग गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा इक़्तिदार में आया है तो इसकी हरकतों को देखते हुए एक चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी कि ये इस दुनिया के अंदर एक बड़ा चेंज लाना चाहता है। यानी जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF मिलकर दुनिया के मामलात को देख रहे थे, तो इसमें दुनिया में काफ़ी हद तक अमन भी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि वो इस दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार अमेरिका के पास हो। अमेरिका ही डिसाइड करे कि किस मुल्क के वसाइल पर किसका हक होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा इक़्तिदार में आया है उसने यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है और इसने फैसले करने के लिए अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, जिसको गजा का बोर्ड ऑफ पीस भी कहते हैं। लेकिन ये सारे का सारा एक ड्रामा है। बोर्ड ऑफ पीस बनाने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां से मदुरो को गिरफ्तार करने के बाद वहां के ऑयल पर भी कब्जा कर लिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम जब भी चाहें किसी भी मुल्क में रजीम तब्दील कर सकते हैं, इसलिए हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश कभी मत करना। और इसी कामयाबी के नशे में खोकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei समेत 40 सीनियर कमांडर्स को शहीद कर दिया। लेकिन सामने से ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया वो डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया के लिए अनप्रेसिडेंट था। आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। एक साइड में वो अमेरिका और इसराइल हैं जिनके पास इस दुनिया के सबसे जदीद तरीन हथियार हैं, लेकिन ईरान अपने कम वसाइल के बावजूद एक अच्छी स्ट्रेटजी, हिम्मत और हौसले के साथ अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसी वजह से पूरी दुनिया ये मान रही है कि ईरान ये जंग जीत चुका है और ईरान की ये जीत डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूरे अमेरिका को भी नजर आ रही है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और सऊदी अरब पर दबाव बना रहा है कि या तो तुम इस जंग के अंदर आकर मेरी मदद करो, नहीं तो जैसे तैसे करके सीज फायर करवाओ। इसीलिए अब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वजीर खारजा साथ जोड़कर बैठ गए हैं कि करना क्या है। देखिए, अभी एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचकर ईरान पर हमला किया था वो अपने मकासद को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ना वो ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर पाया, ना वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर पाया, ना वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर पाया और ना ही वो ईरान की इस तरीके से कमर तोड़ पाया कि वो हमास वगैरह को सपोर्ट करना बंद कर दे। तो भी आप मेरी एक बात पल्ले बांध लोगे, अगर ईरान का ये मौजूदा रजीम सर्वाइव कर जाता है और अमेरिका ईरान का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर करवाने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें अमेरिका अपना सुपर पावर होने का स्टेटस बरकरार नहीं रख पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस जंग के दौरान अमेरिका बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अमेरिका हर साल मशरक़ वुस्ता में मौजूद तमाम अरब कंट्रीज से अरबों डॉलर ले रहा था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन जब हिफाजत करने का वक्त आया तो अमेरिका ने साउथ कोरिया, जापान और पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम डिफेंस सिस्टम को उठाकर इसराइल की हिफाजत करने के लिए वहाँ भेज दिया और इनको ईरान के मिसाइल खाने के लिए छोड़ दिया। अभी इधर तमाम अरब कंट्रीज ईरान के मिसाइल खा रही हैं, जबकि उधर जापान और साउथ कोरिया के पास कोई अच्छा डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया से उनको खतरा है। और नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन तो पहले ही इतने बड़े बड़े मिसाइल बनाकर तैयार बैठा हुआ है और आज से कुछ दिन पहले उसने 10 से 12 मिसाइल चला दिए थे जो पूरे जापान से होते हुए जाकर आगे समंदर में गिरे। तो अभी अगर अमेरिका ये जंग हार जाता तो इसके साथ बहुत बुरी होगी। वो तमाम कंट्रीज जो हर साल इसे अरबों डॉलर दे रहे थे वो देखेंगे कि ये तो खुद ईरान से हार गया है, हमारी हिफाजत कहाँ से करेगा। तो ऐसे में ये लोग अमेरिका को पैसे देने की बजाय इसी पैसे को अपनी हिफाजत पर खुद लगाएंगे। और जापान ने तो ऑलरेडी अपना डिफेंस बजट 55 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है। आज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है, इनके हुक्मरान भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें अमेरिका पर मजीद रिलाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के मिसाइल जाकर इनके मुल्क के अंदर गिर रहे हैं, अमेरिका तो अपने फौजी अड्डे नहीं बचा पा रहा। अगर कल को सच में ईरान किसी अरब मुल्क पर हमला करता है वहाँ पर कब्जा करने के इरादे से, तो फिर अमेरिका इनको कैसे बचाएगा। और ये अरब कंट्रीज 1974 से लेकर अब तक 100 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिका को दे चुके हैं। लेकिन अभी इन लोगों के अंदर भी ये सोच पैदा हो रही है कि क्या हमें मजीद पैसे अमेरिका को देने चाहिए
या इस पैसे को खुद हम अपनी हिफाजत पर लगाएं। और आज तो हमें इसके कुछ इशारे भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दफ़ाई मुआहदा किया था और आज से कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके अंदर सऊदी अरब यूक्रेन से ड्रोन्स को गिराने की टेक्नोलॉजी लेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका जो यहाँ से हर साल दिफा के नाम पर अरबों डॉलर लेकर जा रहा था वो बंद हो जाएंगे। सिर्फ यही पैसे बंद नहीं होंगे, बल्कि इसके बदले में ये तमाम अरब कंट्रीज़ हर साल अरबों डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे थे। फिर पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया था तो खाली सऊदी अरब ने अगले 2-3 सालों में अमेरिका की मुख्तलिफ कंपनियों में 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए EMOU साइन किए थे। अभी अगर अमेरिका ईरान से ये जंग हार जाता है तो ये अरब कंट्रीज़ भी अपने पैसे वापसी खींच लेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की पूरी मार्केट क्रैश कर जाएगी। और अरब कंट्रीज़ से हथियार अमेरिका की बजाय चाइना और रशिया से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका के हथियार बहुत ही महंगे हैं और ऊपर से उनकी कितनी औकात है वो पूरी दुनिया ने देख ली है। वो ईरान जिसके पास ना तो कोई एयरफोर्स है और ना ही कोई तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, उसने भी अमेरिका के 20 से ज़ायद जहाज़ तबाह कर दिए हैं। हाँ, तो अभी अगर ईरान ये जंग जीत जाता है तो इस दुनिया में वाकई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो अमेरिका चाहता है, बल्कि एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें कोई भी सुपर पावर नहीं होगी, क्योंकि आज चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसीलिए कोई एक भी सुपर पावर नहीं होगी, बल्कि 3 से 4 बड़ी पावर होंगी, यानी दुनिया सुपर पावर से मल्टी पावर की तरफ चली जाएगी। और मिडिल ईस्ट में भी पावर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। वो इसराइल जिसके बारे में पूरी दुनिया ये तस्वुर करती थी कि इसराइल के आयरन डूम और एरो 3 के होते हुए पूरी दुनिया में से किसी के भी मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर गिर नहीं सकते, लेकिन ईरान ने इसराइल का ये आयरन डूम के भी मिथ मुकम्मल तौर पर तोड़ दी है। आज ईरान ने यह साबित कर दिया कि अगर इसराइल मुसलमानों पर हमला करके मुसलमानों के बच्चों को शहीद कर सकता है तो हमला इसराइल पर भी हो सकता है। भले ही इन्होंने कितने बड़े बड़े बंकर क्यों ना बनाए हों, इनके ये बंकर तबाह होकर इनके अंदर मौजूद लोग भी जहन्नम वासल हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।